परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं और कहीं ना कहीं यही हमारे जीवित रहने का प्रमाण भी है। इसलिए हमें हतोत्साहित होकर स्वयं को, परिस्थिति को या ऊपर वाले को कोसने के बजाय उससे डील करना सीखना चाहिए। किसी इंसान के जीवन में परेशानी उत्पन्न होने के 4 ही मुख्य कारण होते हैं। पहला रिजेक्शन, दूसरा फेलियर, तीसरा अकेलापन और चौथा गिल्ट। आप याद करके देख लीजिए, अगर आप अपने जीवन में कभी भी परेशान हुए होंगे या अभी हैं, तो वजह चाहे कुछ भी हो, उसका केंद्र बिंदु इन्हीं 4 कारणों में से कोई एक होगा। अब सवाल यह है कि जब शरीर के किसी अंग पर चोट लगने पर हम उसका तुरंत प्राथमिक उपचार करवाते हैं, तब भावनात्मक चोट लगने पर हम उसे तब तक क्यों नजरअंदाज करते हैं जब तक वो घाव नासूर नहीं बन जाता है। सोच कर देखिए, क्या आपने कभी रिजेक्शन, फेलियर, लोनलीनेस या गिल्ट फेस किया है? जरूर किया होगा। अब जरा अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर लगाकर याद कीजिए, इनको फेस करते वक्त होने वाले अनुभवों की वजह से आपके रिश्तों पर, काम पर, स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ा? जरूर पड़ा होगा, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यह सब भावनाओं पर लगने वाली साधारण सी चोट है जो अक्सर एक जीवित इंसान अपने जीवन में अनुभव करता ही रहता है। लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब हम इन चोटों को नजरअंदाज करते हैं, इनका प्राथमिक उपचार नहीं करते हैं, इन्हें दबाने या ढकने की कोशिश करते हैं। तब यह घाव काफी खतरनाक हो जाते हैं, इतने खतरनाक कि यह उस व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर बुरा प्रभाव डालने लगते हैं। फिर चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर शारीरिक, फिर चाहे वो उनका रिश्ता हो या फिर काम, हर किसी के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इस विषय पर इसके जड़ से चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी नकारात्मक भावनाएं हमारे साइकोलॉजिकल चोट का कारण बनती हैं। साथ ही जानेंगे देर होने से पहले इन घाव को ठीक करने के फर्स्ट एड उपचार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हीलिंग के इस सफर को। आज के इस सेशन में हम नकारात्मक अनुभव और भावना से डील करना सीखेंगे। अगर आप या आपका कोई अपना बुरे दौर से गुजर रहा है तो आज की समरी आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक गाय विंच हैं, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीकर भी हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, रिजेक्शन। रिजेक्शन यानी कि अस्वीकृति। हम अपने जीवन में अनंत बार रिजेक्शन का सामना करते हैं, जिससे हमें दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। और इसका असर सिर्फ हम पे ही नहीं बल्कि उन पर भी पड़ता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े होते हैं। रिजेक्शन को अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो यह एक ऐसा भाव है जिसमें किसी इंसान के कहीं पहुंचने, कुछ चाहने, कुछ हासिल करने की इच्छा को सामने वाले द्वारा किसी कारणवश पूरा न किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने इंटरव्यू दिया और आप सेलेक्ट नहीं हुए तो यह रिजेक्शन है, या फिर आपने किसी को प्रपोज किया और वो एक्सेप्ट नहीं किए तो यह रिजेक्शन है, या फिर आपने कहीं ऑडिशन दिया और आप चुने नहीं गए तो यह भी रिजेक्शन ही है। अब क्योंकि यह इतना ज्यादा सामान्य है तो लोग इसे यह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं कि यह तो मामूली बात है और इसे कभी भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह हर बार मैनेजेबल नहीं होता और कई बार इससे हमें मनोवैज्ञानिक चोट भी पहुंचती है। रिजेक्शन से आमतौर पर 4 प्रकार के मानसिक घाव उत्पन्न होते हैं। पहला, भावनात्मक घाव, दूसरा गुस्सा, तीसरा आत्मसम्मान की क्षति और चौथा असहिष्णुता। मतलब ऐसा लगता है कि हम सही जगह पर हैं ही नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको ऑफिस में बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हर जगह से आपको सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही मिलती है, जिसकी वजह से आप भावनात्मक रूप से दुखी और आत्मसम्मान में कमी महसूस करने लगते हैं। अब ऐसा अगर ज्यादा लंबा चलता रहा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और यह फ्रस्ट्रेशन कब एग्रेशन में और यह एग्रेशन कब गुस्से में बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिनका शिकार वो लोग होंगे जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं, जैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार या घर वाले। देखिए, शारीरिक चोट की तरह ही हमारी मानसिक चोट का भी इलाज बेहद जरूरी होता है। अगर नहीं किए तो आगे चलकर यह डिप्रेशन जैसी कई मानसिक बीमारियों का रूप ले सकता है। अब होता यह है कि रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म की वजह से हमें भावनात्मक दर्द महसूस होता है और हमारे आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचती है, जिससे हम स्वयं को ही बेकार, नालायक समझने लगते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि गलती आपकी ही हो। ऐसे में इसका फर्स्ट एड इलाज यह है कि दुनिया चाहे जो भी सोचे या बोले आपके बारे में, आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है। आपको अपने वैल्यू को समझना है। जिस ऑफिस के इंटरव्यू को क्रैक करके आप उसे ज्वाइन किए हैं, जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन आपकी कोई ना कोई खूबी को देखकर हुआ होगा। जैसे आप अच्छे स्पीकर या लिसनर हो सकते हैं, या फिर पंचुअल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं। बस आपको अपने उस खूबी को याद रखना है और फिर आपको अपने रिजेक्शन के पीछे के मुख्य कारण को पहचानना है। ध्यान रहे, कई बार हमारा रिजेक्शन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम काफी अच्छे होते हैं।
हमारा प्रदर्शन सामने वाले से काफी बेहतर होता है। तो ऐसे में आपको यह भी पहचानने की जरूरत है कि कहीं हमारा रिजेक्शन किसी ऑफिस पॉलिटिक्स के तहत तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऑफिस में ग्रुपिज्म, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, वहां का कल्चर भी रिजेक्शन के कारण हो सकते हैं। इसलिए तुरंत अपने आप को कमतर समझना समझदारी नहीं है। आपको आत्मनिरीक्षण करके ही किसी फैसले पर आना होगा। अब अगर आपको यह पता चल चुका है कि आप जहां हैं वहां का माहौल अच्छा नहीं है, तो अपने रीस्टार्ट बटन को दबाने का वक्त आ चुका है। नए जॉब, नए वर्क प्लेस के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप जहां हैं वहां के लिए नहीं है, तो आपको अपने सोशल कनेक्शंस को फिर से नया करने की जरूरत है। ठीक ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में रिजेक्शन को हमें ऐसे ही डील करना चाहिए, फिर चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप में रिजेक्शन हो या करियर रिलेटेड रिजेक्शन हो। जैसे रोमांटिक रिलेशन में एक या कई बार रिजेक्ट हो जाने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के लायक ही नहीं हैं। हो सकता है अब तक जिन्होंने भी हमें रिजेक्ट किया है उनके रिजेक्शन का अलग अलग पर्सनैलिटी, पसंद या जीने के तरीके के कारण हो। ऐसे में उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए जो हमारे तरह ही सोचते हो। इसके अलावा रिजेक्शन से डील करने का एक और अच्छा तरीका है डिसेंसिटाइजेशन। मतलब आपको रिजेक्शन को स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि उससे आपको कोई फर्क ही ना पड़े। पार्ट 2, लोनलीनेस। आजकल की टेक्नोलॉजी हमें और भी ज्यादा ह्यूमन कनेक्शन बनाने और बढ़ाने की सुविधा देती है, और इनके जरिए हम ऐसे लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं जो 7 समुंदर पार बैठे हैं और जिनसे हम कभी फेस टू फेस मिले ही नहीं हैं, या फिर इनके मदद से हम कहीं भी हो अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। मतलब संपर्क के साधन बहुत है हमारे पास, लेकिन अफसोस इसके बाद भी ज्यादातर लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन का मुख्य कारण रिश्तों में कमी नहीं बल्कि रिश्तों की क्वालिटी पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि चारों तरफ से लोगों द्वारा घिरे हुए भी हम खुद को सोशली या इमोशनली अकेला पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं। अब आपको देखने वालों को तो यही लग सकता है कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अकेला महसूस करते हैं। और इसका कारण यह हो सकता है कि आपकी दोस्ती उनसे गहरी ना हो, या फिर वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, आपके मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते हो, और भी बहुत कुछ। देखिए, अपने इच्छा से अकेले रहना और भीड़ में अकेलापन महसूस करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि सभा में अकेला महसूस करना हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर असर डालता है, जिसके वजह से डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही इसका असर हमारे दिल, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक तो अकेलेपन के बारे में सोचना और याद करना भी हमारे मूड पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसके वजह से भी हमें मनोवैज्ञानिक चोट पहुंच सकती है, जैसे अविश्वास, गलतफहमी, लोगों से कम मेलजोल और भी बहुत कुछ, जो आगे चलकर हमें आसानी से हार मान लेने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे में अकेलेपन का फर्स्ट एड इलाज यह है कि हमें स्वयं के निगेटिव नजरिए से बचना चाहिए, उसे चुनौती देनी चाहिए। हमें अपने उन गलतफहमियों से लड़ना होगा जो बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसका उल्टा हमें यह सोचना होगा कि हर कोई हमें पसंद करता है, हमसे मिलना और बात करना चाहता है। हम किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यकीन कीजिए, जब हम खुद की वैल्यू करेंगे तभी लोग हमारी वैल्यू करेंगे। जब हम खुश मिजाजी के साथ लोगों से मिलेंगे तभी लोग हमसे मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे। जब हम लोगों के भलाई के बारे में सोचेंगे तभी यह ब्रह्मांड हमारी भलाई करेगा। पार्ट 3, गिल्ट। गिल्ट एक ऐसी फीलिंग है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हमने स्वयं के साथ या किसी और के साथ कुछ गलत किया है। असल में देखा जाए तो यह बुरा नहीं है, क्योंकि यह हमें अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो आपका गिल्ट आपको वापस एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करेगा। या फिर जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी खास दोस्त को भला बुरा बोल दिया, तो आपका गिल्ट आपको उनसे माफी मांगकर रिश्ते को सुधारने में मदद करेगा। असल में गिल्ट महसूस होने की स्थिति में लोग सोच समझकर व्यवहार करते हैं ताकि वो हालात सुधर जाए, और एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर गिल्ट खुद ब खुद गायब हो जाता है। लेकिन फायदेमंद होने के साथ साथ इससे होने वाली मनोवैज्ञानिक चोट हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब इन नुकसानदायक गिल्ट को पहचानना हमारा काम है। आमतौर पर यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली, अनरिजॉल्व्ड गिल्ट, जो सही तरीके से माफी न मांगने की वजह से होती है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। दूसरी, सर्वाइवल गिल्ट, यह थोड़ी मुश्किल होती है, जहां हमें अपने रिश्तों या व्यवहार को ठीक करने से पहले खुद को बचाना होता है, और जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है तो जहन में उठने वाले सवालों के कारण यह महसूस होती है। और तीसरी, सेपरेशन गिल्ट, यह तब होती है जब हमें अपने किसी अजीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। गिल्ट से हमें आमतौर पर 2 मानसिक आघात पहुंचते हैं, एक खुद को दोष देना और दूसरा किसी अपने से अलग होना। ऐसे में लेखक गिल्ट के लिए फर्स्ट एड उपचार बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें माफ करना होगा, खुद को भी और सामने वाले को भी, जो हमारे आत्मग्लानि को कम कर टूटे हुए रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा। वहीं सर्वाइवर और सेपरेशन गिल्ट से जूझ रहे लोगों को अपने पुराने रिश्ते और हॉबी से दोबारा जुड़ने के बारे में सोचना चाहिए।
असल में होता यह है कि हमारा गिल्ट हमें भूतकाल में रहने के लिए मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से हम आज में जी ही नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी पसंदीदा हॉबीज या अपने लोगों के साथ समय बिताना हमारे दर्द को कम करने में असरदार साबित हो सकता है। बात करें अगर असरदार माफी की, तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को संयम के साथ सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि हमने वो कदम क्यों उठाया, और साथ ही सामने से आने वाली हर प्रकार की प्रतिक्रिया जैसे गुस्सा, नाराजगी, शिकायत को जायज मानकर स्वीकार भी करना होगा। फिर हमें उस नुकसान की भरपाई के लिए सामने वाले को कोई ऑफर देना होगा। ध्यान रहे, ऑफर जैसे वादा, भरोसा से जुड़ा हुआ, पैसों से जुड़ा ब्राइब नहीं। और अंत में हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हम सामने वाले के भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए, जिसका हमें बेहद दुख है। इसके अलावा साथ ही एक ऐसी लिस्ट भी बनानी होगी जिसमें वो सारे तरीके और कारण लिखे जाए कि भविष्य में हमसे यह गलती दोबारा नहीं होगी। ध्यान रहे, अपने गिल्ट को स्वयं के ऊपर हावी होने देना सही नहीं है। यह हमारे प्रियजनों को यह भी महसूस करा सकता है कि उन्होंने हमें खो दिया है। पार्ट 4, फेलियर। असफलता तो इस संसार के हर प्राणी के जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो हमें दोबारा कोशिश करके सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह सब सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला अपने जीवन में जोड़ लिया है, और वो यह है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीत रहा होता हूं या फिर सीख रहा होता हूं। हमारी असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि भविष्य में हमें क्या सुधारना है। लेकिन इससे भी खास 3 तरह की मनोवैज्ञानिक चोट उत्पन्न होती है। पहला, आत्मसम्मान की क्षति, जो हमें छोटा महसूस कराती है। जैसे जब किसी परीक्षा में असफल होने पर हम खुद को बेवकूफ समझते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है और हम अपने क्षमता के प्रति नकारात्मक धारणा स्थापित करके उस पर ही शक करने लगते हैं। और यकीन कीजिए, हमारी ऐसी धारणा असफलता से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जो सीधे तौर पर हमारे आत्म मूल्य और खुशियों पर असर डालती है। दूसरा, प्रेरणा में कमी, जिसकी वजह से दोबारा असफल होने का डर हमें अपना बेस्ट देने से रोकता है, और परिणाम स्वरूप हम मानकर बैठ जाते हैं कि हम असफल ही होंगे। हम यह नहीं सोचते कि इस असफलता का कारण हमारी कोशिशों में कमी है, बल्कि यह मानकर बैठ जाते हैं कि सफल होना असंभव है। और तीसरा, मानसिक या सामाजिक दबाव। असफल होने के बाद हम अपनों से ज्यादा समाज से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग तो कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना। लेकिन हम अपनी तुलना पड़ोस के विक्की भैया से करके बेवजह का मानसिक और सामाजिक दबाव अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। देखिए, रोज मिलने वाली छोटी मोटी असफलता को मैनेज किया जा सकता है। जैसे आज आप अपनी विटामिन की टैबलेट लेना भूल गए, तो आप यह तो नहीं सोचेंगे कि आप विटामिन की टैबलेट खाने लायक ही नहीं है, और ना ही यह आपके मोटिवेशन को कम करेगा। लेकिन वही अगर असफलता काफी बड़ी है, तो हमें इसका उपचार करना होगा, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करना काफी महंगा पड़ सकता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक चोटों के लिए लेखक फर्स्ट एड उपचार यह बताते हैं कि जैसे असफलता की स्थिति में हम 2 चीज कर सकते हैं। एक तो हम अपने लिए इमोशनल सपोर्ट ले सकते हैं, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हमारे फीलिंग्स को समझने के साथ साथ हमदर्दी से भी पेश आए, साथ ही असफलता से मिली सीख को देखने में हमारी मदद भी करे। और दूसरा, स्वयं पर अपना नियंत्रण पाने के लिए दोबारा अभ्यास कर सकते हैं। मतलब जिन चीजों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे अपने परफॉर्मेंस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम अपनी फीलिंग्स को काबू में करना सीख सकते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर को मैनेज करने के लिए हम कई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन कीजिए, ऐसा करके ना तो हम निराश होंगे और ना ही बेचारा फील करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट काम न करे, तो ऐसे में प्रोफेशनल मदद लेना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। इस पूरे सिनेरियो को अच्छे से समझने के लिए हमें अपने असफलता पर सही से आत्ममंथन करना होगा। जैसे फेल हुए तो हमें उन पॉइंट्स की लिस्ट बनानी होगी जिसके वजह से हम फेल हुए। फिर उन पॉइंट्स में भी यह क्लियर करना होगा कि किस पे हमारा नियंत्रण है और किस पे नहीं। जैसे किसी कंपनी में काफी मेहनत करने के बावजूद आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो आप उसे पॉइंट वाइज लिखिए कि आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिला। अब मान लीजिए 2 पॉइंट निकल कर आता है। पहला कि कंपटीशन बहुत था, दूसरा मार्केट की हालत ठीक नहीं थी। तो पहला पॉइंट कंपटीशन वाला आपके नियंत्रण में है, जहां अगली बार आप और ज्यादा मेहनत करके उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट कि मार्केट की हालत ठीक नहीं है, उस पर आपका उतना कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हैं? इसके अलावा कभी कभी हमारी असफलता का कारण हमारी घबराहट और डर भी होता है। ऐसे में सबसे पहले हम अपने फीलिंग्स को स्वीकार करेंगे कि हमें यह डर या घबराहट क्यों महसूस हो रही है, और फिर इन्हें अपने दोस्तों, घर वालों या अगर कोई नहीं है तो सोशल मीडिया या ब्लॉग के जरिए लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे। यकीन कीजिए, ऐसा करके हमें उससे डील करने का बेहतर तरीका जरूर मिलेगा, और अगर गलती से इन्हें दबाने की कोशिश किए तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी रोजमर्रा के जीवन में होने वाले साइकोलॉजिकल चोटों के बारे में और उसे ठीक करने के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी खुद को रिजेक्शन, लोनलीनेस, गिल्ट और फेलियर के दर्द से आजाद करना चाहते हैं, तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए।
जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।